आज कल से लोकसभा के चुनाव का पहला दौर चालू हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मुल्क में सत्ता परिवर्तन यानी बदलाव लाने के लिए इस चुनाव का इस्तेमाल हो। अकेले चुनाव से सत्ता नहीं बदलती, सरकार बदलती है। फिर सरकार ऐसा माहौल पैदा करती है, कर सकती है ताकि देश में खौफ ना हो, नफरत ना हो, कायदे कानून की चीज़ें चलें। तब समाज में जो वर्ग हावी हैं हुकूमत, अर्थव्यवस्था पर, प्रशासन पर, उनका दबाव कम हो, तब वो काम होता है। तो इस वक्त तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कम से कम इसको फैसिलिटेट करे ताकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देश बढ़े, हर आदमी आगे बढ़े। तो इस लिहाज से मैंने पिछले 4 दिनों में कुछ इलाके यूपी के रामपुर, अमरोहा, संभल वगैरह गया, गजरौला ख़ास तौर से गया, जहाँ एक छोटी सी सभा हुई जिसमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। और कल मैं इधर गया अलवर के इलाके में, मिलकपुर और टपूकड़ा, तो वहाँ पर चुनाव लड़ा। इसमें 2-3 बातें मेरी समझ में आई। पहली बात तो ये, इस वक्त सूरत 2019 जैसी नहीं है जिसमें खौफ इतना ज़्यादा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता प्रचार तक करने से डरता था। प्रगतिशील पार्टी का आदमी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, इवन बहुजन समाज का हो, वो बात करने से डरते थे क्योंकि माहौल में जुनून था। इस वक्त वैसा जुनून मैंने देखा नहीं। दूसरी बात ये कि इस वक्त पोलराइजेशन उस किस्म का नहीं है कि सब मुसलमान को वोट देगा, हिंदू को वोट देगा। कई जगह मैंने देखा कि हिंदू कैंडिडेट खड़े हैं तो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, और कई जगह मुसलमान कैंडिडेट खड़े हैं तो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं। गजरौला की मीटिंग खास तौर से बड़ी काम की थी। मैंने 2 बातें रखी लोगों के सामने। हमने कहा इस वक्त अपने सामने ऐसी हुकूमत से को बदलने की ज़रूरत है जो 2 बातों पे टिकी है। पहली बात तो कि वो टिकी तो है नफ़रत और दमन पे, और देखती है या हित साधती है कॉरपोरेट इलीट का। और कॉरपोरेट इलीट इतना ताकतवर है कि बाज़ारों पर, संसाधनों पर उसका कब्जा है, मीडिया पर उसका कब्जा है। तो उससे लड़ने की ताकत कमज़ोर अवाम में सिर्फ एक ही बचती है, वो है सत्य और अहिंसा की ताकत। तो मैं कहता था कि देखो, नफ़रत करने वाले जो इलीट है हमारे मुल्क का 10% टॉप संपन्न वर्ग या अफसर वर्ग, वो 5 किस्म की नफ़रत करता है। उसको नफ़रत है जात से के आधार पर, उसको नफ़रत है आज़ादी से, उसको नफ़रत है गांधी से, उसको नफ़रत है धर्म के नाम पे, और उसको नफ़रत है किसान मजदूर से। लेकिन जिस तरीके से भेड़िया जब शिकार करने जाता है, नफ़रत तो सब भेड़ों से करता है, लेकिन एक भेड़ को अलग करता है और उस भेड़ पे हमला करता है। तो आज उन्होंने फ्रंट पे कर रखा हिंदू मुस्लिम द्वेष को, लेकिन नफ़रत सबसे है। मैं चाहता हूँ कि जिस कम्युनिटी को किसी भी आधार पर नफ़रत का निशाना, नफ़रत की जाती है, वो सब एकजुट तो हो जाए, समझ तो लें। किसान मुसलमान का दर्द समझे, मुसलमान दलित का दर्द समझे, लड़कियों का दर्द समझे, वगैरह वगैरह। और हिंदुस्तान के 90% आदमी इस तरीके से पीड़ा का शिकार है। अगर वो आपस में मिलजुल के काम करेगा तो इस हुकूमत को बदल सकता है। ये मोटी मोटी बात में रखता था और लोगों को समझ में आती थी। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अगले 1.5 महीने तक ये चुनाव का फेज चलना है। इस 1.5 महीने का इस्तेमाल अपने तौर पर जितना बन सके, चाहे वो आप व्यक्तिगत बातचीत करके, चाहे पर्चे लिख के, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, ऐसा माहौल पैदा करें कि हमारे लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जो पहली चीज़ तो कि सबको साथ लेके चले, नफरत के आधार पे ना चले, पोलराइजेशन पे खड़ी ना हो। इस देश का हर आदमी बराबर का नागरिक है, हर एक इंसान का वजूद बराबर का है। और ये चीज़ संविधान हमारे लिए एक ऐसा मंच पैदा करता है जिसमें इंसान को इंसान माना जाता है। और पिछले कुछ सालों में संविधान पर हमला हुआ, उसकी भावना पे हमला हुआ है। संविधान की एक मूल भावना है फ्रेटर्निटी, यानी मित्रता का भाव, भाईचारे का भाव, और सांप्रदायिकता से बड़ा हमला इस भावना पे दूसरी चीज़ करती नहीं। दूसरी चीज़ संविधान की है आज़ादी। यहाँ तो बोलने की आज़ादी बंद है। तो मैं चाहता हूँ कि हर पढ़ा लिखा तब लड़का, हर
जागरूक आदमी अपढ़ है तो भी, जिसके अंदर सामाजिक चेतना है, वो इसका इस्तेमाल लोगों में जाकर इस बात को एसर्ट करे कि हमारे लिए हुकूमत ऐसी चाहिए जो पुलिस का खौफ पैदा न करे, ईडी, सीबीआई, आयकर डिपार्टमेंट के खौफ पैदा करके मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके, फर्जी केस लगा के, प्रोफेसरों को गिरफ्तार करके माहौल को, यानी आदमी की आवाज़ बंद ना करे, पार्लियामेंट तक में नहीं बोलने दिया जाता। तो ये मैं चाहता हूँ कि पहला काम हम करें कि ऐसी हुकूमत आए जो इंसान को इंसान समझे, दूसरा संविधान की रक्षा करे, तीसरा देश में जो कॉरपोरेट और पीएमओ मिलके राज चला रहे हैं, बुलडोजर का राज है, लिंचिंग का राज है, उनको शह दी जाती है, उसको हटा के ऐसी संसद को कायम करे जिसमें हर बड़े मुद्दे पर बहस हो, बगैर खौफ के बहस हो। ऐसा नहीं कि जैसे वो लोगों की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। जब लोगों ने एक्सपोज किया मोदी और अडानी गठजोड़ को, तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। एक दफा में 146 सांसद सदन से बाहर निकाल दिए गए और तमाम बिल पास कर दिए गए। संसद में ऐसे कानून पास हुए हैं कई, जिससे हिंदुस्तान के अंदर दरार पड़ती है, एक राज्य के प्रति दूसरे राज्य के प्रति के लोगों में जुनून पैदा होता है। तो ये तो देश को तोड़ने वाली बात है। ये हल्ला मचाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, उन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग की गाली गलौज करके जलील किया जाता है, उनके द्वारा जो खुद मुल्क को धार्मिक जुनून की आग में धकेल के देश को तोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस पाखंड को, इस फितरत को समझें। एक सवाल शिक्षा जगत के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त शिक्षा संस्थाएं एक आतंक के दौर से गुजर रही हैं। उनके सर पे ऐसे वाइस चांसलर और डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स बिठा दिए गए हैं जो तंग विचारधारा के हैं, जिन्होंने बोलने की आज़ादी तक को बंद किया है, लिंचिंग करने वालों को, दंगा करने वालों को जो छूट दे रखी है, सच्ची बात कहने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। कई गिरफ्तार हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपाहिज प्रोफेसर 7 साल जेल में रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रगतिशील है, सच्ची बात कहते हैं। इस तरीके का माहौल ठीक नहीं है। तो शिक्षा के जगत के विद्यार्थियों को, खासतौर से शिक्षकों में, जब जो टेम्परेरी शिक्षक हैं, जब उनको पक्का बनाया जाए तो इस आधार पर कोई विचार न किया जाए कि वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं। हर शिक्षक को अगर ठीक से पढ़ाता है तो अपनी नौकरी पक्की कराने का हक है। ये उसके हक को छीना गया है और बड़ी तादाद में छीना गया है पिछले सालों में। और दूसरी चीज़ ये कि शिक्षा का, काले शिक्षा का दायरा दुगना करने की ज़रूरत है। जो वजीफे अल्पसंख्यकों के लिए या कमज़ोर तबकों के लिए मिलते थे, सरकार ने बंद किए हैं, उनको बहाल करने की ज़रूरत है। तो शिक्षा के सवाल पर ही फोकस करें तो हम हुकूमत बदलने की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक मसला है रोज़गार का, बहुत गंभीर सवाल है। 30 लाख तो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको तो भरना ही भरना है। लेकिन रोज़गार का सवाल कम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे दोनों तबकों का है। तो रोज़गार सृजन पहली प्रायोरिटी सरकार की हो। जो भी हुकूमत आए रोज़गार पैदा करे। ये नहीं कि सिर्फ मुट्ठी भर व्यापारियों की आमदनी बढ़ जाए या 16-16 लाख करोड़ तक के कर्जे माफ़ कर दिए जाएं। ये प्रायोरिटी सरकार की नहीं हो सकती। किसानों का MSP कानूनी गारंटी के साथ लागू हो, मनरेगा की मजदूरी कम से कम 400 रुपये रोज़ तो हो, वगैरह वगैरह। ये मुद्दे हैं। जो पेंशन हमारे बुजुर्गों को, विधवाओं को मिलती है वो बढ़े। जो हमारे रेलगाड़ी के स्लीपर के डिब्बे काट दिए गए हैं, जो बुजुर्ग लोगों की कंसेशन काट दिए गए हैं, गाड़ियाँ छोटे स्टोरों पे रुक नहीं रही हैं, ये हमारी प्रायोरिटी हो। इस तरीके से अगर आप विचार करेंगे कि हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो इलीट क्लास की तरफ नहीं, आवाम की तरफ देखे, तो अपन ये काम करेंगे। एक चीज़ और ये हुई है, हमारे देश में संघीय ढांचा है, फेडरल करैक्टर है हमारे यहाँ। हर राज्य को अपने नीति निर्धारण का हक है। लेकिन पिछले सालों में सरकारें गिराई गईं, ईडी का इस्तेमाल करके, बेजा गिरफ्तारियाँ करके मुख्यमंत्रियों तक को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक डर का माहौल पैदा कर दिएगा, किसी के पीछे ईडी लगा देंगे, लिहाजा वो एमएलए पाला बदल लेते हैं, मंत्री पाला बदल लेते हैं। ये तो सरकारों को, देश को अस्थिर करने वाली बात, डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। इसको रोकने की ज़रूरत है। तो ऐसी सरकार लाएं जो इस चीज़ को रोके। एक चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड की सामने आई है और कई और घपले सामने आए, तो इन चीज़ों पर ऐसी हुकूमत लाएं जो ये इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसकी पड़ताल करें ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। और एक बात और कि धर्म हमारे देश में श्रद्धा की चीज़ है, इंसान को इंसान बनाने की चीज़ है। हर आदमी अपने दुख दर्द में थोड़ा सुकून पाता है धर्म स्थानों पे जाके, मंदिरों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाके। इन स्थानों से पिछले दिनों नफरत की बातें उभरी, यहाँ से सत्ता में बैठे लोगों का महिमा मंडन हुआ, घमंड की बातें हुई, दिखावा हुआ। ये हमारे धर्म स्थानों को कलंकित करने वाली बात है। ऐसी हुकूमत हमें चाहिए जो धर्म को स्वतंत्र रहने दे, लिंचिंग करने वालों से, अमीरों के कंट्रोल से, सत्ता में बैठे लोगों के नियंत्रण से आज़ाद तो बने हमारे मुल्क के ये धर्म स्थान। यही मैं कहना चाहता हूँ। और आखिर में एक बात कहनी है कि भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि जब वो राजा बने तो बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी अच्छा राज वो है जिसमें लोग आपस में दुश्मनी न करें और जिसमें विषमता माने गैर बराबरी ना हो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस तरफ हमें बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया।